है आपके अपने YouTube चैनल नंदन मैथ्स ट्रिक में। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं गुणनखंड और गुणज। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गुणनखंड क्या होता है कि गुणनखंड को हम लोग कहते हैं फैक्टर। गुणनखंड एक वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को विभाजित कर देती है, उसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड। जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए एक संख्या 25 है और एक संख्या 5 है, तो यहाँ पर देखिए कि 5 से 25 में पूरा पूरा भाग लग जाता है, अर्थात 5 25 को विभाजित कर देता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 5 जो है वह 25 का एक क्या है, गुणनखंड है, यानी फैक्टर है। आइए हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 12 का गुणनखंड मैंने लिखा 1 2 3 4 6 और 8, क्योंकि 1 से भी भाग लगता है 12 में, 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, 6 से भी लगता है और 12 से भी लगता है। यानी 12 में जिस जिस संख्या से भाग लगेगा वो सभी संख्या 12 का क्या कहलाएगी, गुणनखंड कहलाएगी। जैसे अगर हम 12 की बात करें, आपसे प्रश्न पूछेगा क्या 12 का गुणनखंड 7 है, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि 12 में 7 से भाग नहीं लगता है। आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 20 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। यानी 20 में जिस जिस संख्या से भाग लगेगा वो सभी का सभी संख्या 20 का गुणनखंड होगा। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग और देखते हैं कि आपको 27 का गुणनखंड कौन कौन से है आपको बताना है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। तो जिस जिस संख्या से 27 में भाग लगेगा वो 27 का गुणनखंड होगा। चलिए, 1 से 27 में भाग लग जाएगा, इसका मतलब 27 का क्या है, गुणनखंड है। 2 से 27 में भाग नहीं लगेगा तो 2 27 का गुणनखंड नहीं होगा। फिर 3 से 27 में भाग लग जाएगा तो 27 का 3 क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। फिर 4 से 27 में भाग नहीं लगेगा। फिर 5 से भी 27 में भाग नहीं लगेगा। 6 से भी 27 में भाग नहीं लगेगा। 7 से भी नहीं लगेगा। 8 से भी नहीं लगेगा। लेकिन 9 से भाग लग जाएगा 27 में। 10 से नहीं लगेगा। 11 से नहीं लगेगा। 12 से नहीं लगेगा। 13 से नहीं लगेगा। 14 से नहीं लगेगा। उसके बाद 15 से नहीं लगेगा। 16 से नहीं लगेगा। उसके बाद फिर 17 से भी नहीं लगेगा। 18 से भी नहीं लगेगा। 19 से नहीं लगेगा। 20 21 ये किसी से इधर से नहीं लगेगा और केवल लगेगा 27 से। तो जिस जिस संख्या से 27 में भाग लग रहा है वो सभी का सभी 27 का क्या हो जाएगा, गुणनखंड। जैसे 1 से लग रहा है, 3 से, उसके बाद कौन सा लग रहा है, 9 से और फिर 27 से। तो ये 1 2 3 4 कुल मिला के 4 संख्या, 1 3 9 और 27। तो ये सभी का सभी क्या है, 27 का गुणनखंड है। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि 27 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो आंसर आएगा 4। ये चारों का चारों 27 के क्या है, गुणनखंड। तो आगे हम लोग ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किसी संख्या का जो गुणनखंड होता है यह तो संख्या के बराबर होगा या फिर संख्या से छोटा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि 12 का गुणनखंड 1 से यहाँ 12 तक है, यानी 12 से बड़ा नहीं हो सकता है। फिर 20 का गुणनखंड 20 तक ही है, यानी गुणनखंड जो होता है या तो संख्या के बराबर होगा और फिर संख्या से छोटा होता है। देखिए 12 का गुणनखंड सभी का सभी छोटा है 12 के अलावा। तो ध्यान रखिए कि जो गुणनखंड होता है वो संख्या के या तो बराबर होगा या फिर संख्या से छोटा होता है। तो आगे हम लोग सीखने वाले हैं गुणज के बारे में। गुणज कहने का मतलब होता है मल्टीपल, यानी गुणज एक संख्या होती है जो दी गई संख्या से विभाजित होती है। कहने का मतलब अगर एक संख्या 5 है और दूसरा 25 है, तो मैंने अभी पढ़ा कि 25 का गुणनखंड क्या होगा, 5, लेकिन 5 का गुणज है 25। यानी अगर हम 5 में 5 से गुना करते हैं कितना होता है, 25। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 5 का गुणज क्या है, 25 है। अगर हम 5 की गुणज की बात करें तो 5 में यदि हम 1 से गुना करते हैं तो 5 आता है, यानी 5 का गुणज 5 है।
अगर हम 5 में 2 से गुना करते हैं तो 10 आता है, यानी 10 किसका गुणज है? 5 का। यदि हम 5 में 3 से गुना करते हैं तो 15 आता है, तो 15 भी किसका गुणज है? 5 का। इसी प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 12 का गुणज देखिए, यानी 12 में 1 से गुना करें 12 हुआ, 2 से गुना करें 24, 3 से गुना किए 36 और 4 से गुना किए 48। इसका मतलब ये सभी का सभी संख्या जो है किसका गुणज है? 12 का गुणज है। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, जो गुणज होता है या तो संख्या के बराबर होता है या फिर संख्या से बड़ा होता है, संख्या से छोटा कभी भी नहीं होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि 20 का गुणज 20, 40, 60, 80, 100, मतलब इसके टेबल में होगा, इसके पहाड़ा में होगा गुणज, और ये हमेशा या तो बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, छोटा कभी भी नहीं होगा। अब हम यहाँ आपको बताना है कि 4 का गुणज कौन कौन से है। यहाँ ये आपके सामने ऑप्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कि 4 का गुणज 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा और 28 होगा। इसके अलावा कुछ भी 4 का गुणज नहीं होगा। तो आगे ध्यान दीजिए कि जो गुणज होता है वो संख्या की या तो बराबर होगा या फिर संख्या से बड़ा होता है। मैंने यहाँ देखिए कि 12 का जो गुणज है या तो 12 के बराबर है या फिर 12 से बड़ा है। जो 20 का गुणज है या तो 20 के बराबर है या फिर 20 से बड़ा है। तो ध्यान रखिए, जो गुणनखंड होता है या तो संख्या के बराबर होगा या फिर संख्या से छोटा होगा, लेकिन जो गुणज होता है या तो संख्या के बराबर होगा या फिर संख्या से बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कहने का मतलब, जैसे एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का गुणज होती है। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी संख्या है ना अपने प्रत्येक गुणनखंड का गुणज होगा। कहने का मतलब हुआ, देखिए 12 का गुणनखंड 1 भी है, 2, 3, 4, 6 और 8, यानी 12 का जितना भी गुणनखंड होगा सभी गुणनखंड का गुणज होगा 12। कहने का मतलब कि 1 का भी गुणज होगा 12, 2 का भी गुणज होगा 12, 3 का भी गुणज होगा 12, 4 का भी गुणज होगा 12, 6 का भी गुणज होगा 12 और 12 का भी गुणज होगा 12। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ जैसे हम 20 बराबर 4 गुना 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 का ये गुणनखंड है 4 भी और 5 भी, लेकिन 4 का ये 20 क्या है? गुणज है। ये 5 का 20 क्या है? गुणज है। यहाँ ध्यान रखिए कि 20 का 4 क्या है? गुणनखंड है। 5 भी क्या है? 20 का गुणनखंड है, लेकिन जो 20 है ये 4 का गुणज है और ये 5 का भी गुणज 20 है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारा है कि एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करता है। कहने का मतलब यानी 12 का जितना भी गुणनखंड होगा वो सभी संख्या से यदि हम 12 में भाग देंगे तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। यानी 1 से ही 12 से 1 से भी 12 में भाग लगेगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 4, 6, 12, यानी जितना भी गुणनखंड है सभी से विभाजित होगा ये संख्या। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसी संख्या के गुणनखंड की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। हाँ फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या का गुणनखंड होता है तो वो कितना गुणनखंड होगा इसकी संख्या फिक्स है। जैसे 12 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, कुल मिला कितना है? तो कुल मिला के देखिए 6 संख्या है जो 12 का क्या है? गुणनखंड है। यानी गुणनखंड की जो संख्या होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे अगर हम 20 की गुणनखंड की बात करें तो 20 का भी गुणनखंड कितना है? 6 है, फिक्स होती है। ध्यान रखिए गुणनखंड जो होती है वो निश्चित होती है इसकी संख्या। और यदि हम गुणज की बात करें तो गुणज की संख्या निश्चित नहीं होती है, क्योंकि अगर हम 1 से गुना करेंगे 12 का गुणज देखिए 12, फिर 24, 36, 48 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो गुणनखंड की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, लेकिन गुणज की संख्या क्या होती है? वो निश्चित नहीं होती है, चाहे कोई भी संख्या हो। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि जो 1 है वो प्रत्येक संख्या का क्या होता है? गुणनखंड होता है। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल देखिए कि 12 का भी गुणनखंड 1 है, 20 का भी गुणनखंड 1 है। इसका मतलब जितना भी संख्या है सब में 1 से भाग लग जाएगा, अर्थात 1 जो है वो सभी संख्याओं का क्या है? गुणनखंड होता है। उसके बाद
प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक क्या होता है, गुणनखंड होता है। जैसे 12 की बात करें तो 12 12 का ही गुणनखंड है, 15 15 का गुणनखंड है, 16 16 का गुणनखंड है, क्योंकि 12 से 12 में भाग लग जाएगा, 15 से 15 में भाग लग जाएगा, 16 से 16 में भाग लग जाएगा। जैसे 20 का गुणनखंड 20 होगा। और प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणज होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो 12 में यदि हम 1 से गुना करेंगे तो 12 ही होगा, 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक संख्या अपना स्वयं गुणनखंड भी होता है और अपना स्वयं गुणज भी होता है। क्योंकि अगर हम 12 में 12 से भाग देंगे तो कट जाएगा, इसका मतलब गुणनखंड हो जाएगा 12 12 का। यदि हम 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 ही होगा, इसका मतलब 12 12 का गुणज भी होगा। आगे फ्रेंड्स हम लोग पढ़ लेते हैं कि संपूर्ण संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट नंबर। तो फ्रेंड्स संपूर्ण संख्या क्या होता है कि वह प्राकृत संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के क्या हो, 2 गुना हो, उसको हम लोग संपूर्ण संख्या कहते हैं। यानी संपूर्ण संख्या कहने का मतलब हुआ, यदि कोई संख्या में यदि हम 2 से गुना करते हैं और यदि उस संख्या के सभी गुणनखंड को निकाल के जोड़ते हैं, यदि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वो संपूर्ण संख्या है। कैसे? तो आइए हम लोग एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। अब हम जांचते हैं कि 6 संपूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि 6 के सभी गुणनखंड को ज्ञात कर लिए। 1 2 3 6 ये सभी का सभी क्या है, गुणनखंड है। तो आपको क्या करना है कि सभी गुणनखंड को जोड़ देना है। जैसे 1 + 2 + 3 + 6 कितना आएगा? यदि हम सभी गुणनखंड को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब देखेंगे कि जो हमारा 6 है इसको 2 गुना करने के बाद 12 आता है कि नहीं आता है। ये आ गया, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये संपूर्ण संख्या है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं 8 के बारे में। 8 संपूर्ण संख्या है कि नहीं है, इसका गुणनखंड लिखिए। 1 2 4 और 8 सबको जोड़िए। सबको जोड़ने के बाद कितना होगा? 8 4 12 3 15। अब क्या करना है, संख्या को 2 गुना कीजिए तो 8 दूना कितना होगा? 16। 15 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 8 संपूर्ण संख्या नहीं है। उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 28। देखते हैं 28 संपूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो ये 1 2 4 7 14 और ये 28, ये सभी का सभी क्या है? 28 का गुणनखंड है। सबको जोड़ लिए, सबको क्या कर लिए? जोड़ लिए। तो यहाँ सबको जोड़ने के बाद कितना आता है? और 56 आता है। और यदि 28 में हम 2 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। इसका मतलब 28 भी क्या है? संपूर्ण संख्या है। तो फ्रेंड ध्यान रखिए कि 100 तक में मात्र 2 ही संपूर्ण संख्या है, एक है 6 और दूसरा है 28। उसके बाद आप कमेंट में बताना है आपको कि 10 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की कंटेंटफुल वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।